ठीक है यार, शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने मतलब जनरल ही डिस्कशन रखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं था, तो जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, मतलब मैंने देखा ग्रुप में एक दो लोग और ऐड हुए हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग आज से ही शुरू कर रहे हैं। जनरल डिस्कशन मैंने लास्ट क्लास में इसी पे ही किया था कि हाउ टू स्टडी और किस तरीके से हम लोगों को IIT JEE एडवांस में अच्छी रैंक ऑब्टेन करनी है। इसमें कुछ लोगों के अपने अप्रीहेंशंस थे, जैसे कि सर मतलब मेरी रैंक वगैरह जो है वो मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरी आ पाएगी अच्छी रैंक। तो उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखो, हम लोग ये नहीं देख पाओ, ये अभी तक आप नहीं देख पाओगे कि आप किस तरीके की रैंक कैसे आप ऑब्टेन कर पाओगे। ठीक है ना, आपको खुद ही मेहनत करके देखना होगा कि आप कहाँ तक पहुंच पाते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड चेक हो जाता है लोगों का शुरू में ही। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो सिलेक्ट हो ही नहीं सकता है। हमेशा से ऐसा रहा है कि मतलब मैंने भी देखे हैं कि कई सारे, हर साल मैं ऐसे देखता रहा हूँ, हर साल ही मतलब जितने भी 2009 से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिरजी पंजाबी बाग में मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने बंसल क्लासेस और एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया हुआ है, वहां पे भी मैंने देखा हुआ है। और यहाँ का कलेक्टिव एक्सपीरियंस यही कहता है कि जितने भी तरह के मतलब स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन का लेवल होता है, स्टूडेंट्स का जो समझने का लेवल होता है, ये सबका अलग अलग होता है। तो हमें इस चीज की टेंशन शुरू में नहीं लेनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो शुरू में किस चीज की टेंशन लेनी चाहिए? शुरू में इस चीज की टेंशन लेनी चाहिए कि अभी जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसमें जितनी भी बातें बताई जा रही हैं वो पैकेज में, CPP में, और जो भी मटेरियल गिवन है, बुक्स हैं, उनमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मतलब इवन इस चीज की भी टेंशन ये मत लो कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप अटेम्प्ट करो पहले। शुरू के एक दो चैप्टर ही हर एक सब्जेक्ट में क्रूशियल होते हैं। ठीक है, वेरी गुड अमरिंदर। ठीक है, लोगों ने SC वर्मा खरीद लिए, बहुत ही अच्छे। ठीक है, जिन लोगों को नहीं भी मिल पा रही है, मैंने PDF भेजी है अभी तक कि नहीं भेजी है ग्रुप पे? अब नहीं भेजी है तो मैं क्लास के बाद भेज दूँ। भेज दी थी, हाँ। ठीक है, तो अगर नहीं भी भेजी है तो मैं क्लास के बाद भेज दूंगा देख के कि गई है कि नहीं गई हुई है अभी तक। ठीक है, तो आपको देखो सिचुएशन ये है कि ओके रोडो, वेरी गुड जी, आप रोडो भी ले लिया आपने। अंश सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो मेनली देखो हम लोग को शुरू कहाँ से करना होगा, हर एक सब्जेक्ट में जो बेसिक बुक है उससे शुरू करना होगा। फिजिक्स में मैं कहूंगा हर एक चैप्टर आपको, हर्षिता वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो हर एक चैप्टर में आपको बेसिक बुक से शुरू करना पड़ेगा, और बेसिक बुक से शुरू करके हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे हर एक चैप्टर पे। और कुछ कुछ चैप्टर पे हम लोग एडवांस लेवल से भी ऊपर जाएंगे, ओलंपियाड लेवल पे। ठीक है, हम लोगों का आखिरी तक जो चैप्टर का लेवल है, पढ़ने का लेवल जो है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल, ठीक है, वो ओलंपियाड लेवल तक हमें लेके जाना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को ये अपना सोच के चलना है, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे केवल मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, सबको हर एक चीज सॉल्व करनी है, हाँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करनी है। ठीक है, तो किसी के भी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर आप मेंस का मटेरियल बता दो, उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो मेंस में आपकी 50,000 रैंक आएगी अगर केवल मेंस की प्रिपरेशन करोगे, और आप किसी प्राइवेट कॉलेज में बस केवल पहुंच पाओगे। और अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन करते हो तो मेंस के बारे में सोचना नहीं पड़ता, उसमें 3-4 हजार रैंक बिना कुछ किए ही आ जाती है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि कितने मतलब कौन से कॉलेज कैसे होते हैं, सब चीजें, मतलब बहुत ही लेंथी डिस्कशन रहा था। इनफैक्ट लगभग 2 घंटे चला था, आखिरी में 5-10 मिनट पहले मैंने छोड़ी हुई थी क्लास। ठीक है, तो हर एक चीज जो है आपको उस हिसाब से करनी है जैसे बताया जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन शुरू में मैं ये कहूंगा कि आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। एक्स्ट्रा केयरफुल इन द सेंस कि आपको चीजों को, जो भी चीजें बताई जा रही हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आपको हैंड रेस करना है, या फिर मतलब हैंड रेस करना है, या फिर कोई डाउट जो है जो भी आपको आ रहे हैं उस समय वो पूछने हैं। कई बार क्या होता है कि अब आप ये मत सोचिए कि कोई भी डाउट आपका रह जाएगा।
मतलब कई बार आपको लगेगा कि ये नहीं समझ में आया मुझे, तो एक्चुअली में होता क्या है, उसका जस्ट नेक्स्ट लाइन में या फिर थोड़ी देर बाद उसका एक्सप्लेनेशन आ रहा होगा, क्योंकि कुछ चीजें सोचने के लिए भी हमें चाहिए, है ना। तो हम सभी को मतलब प्रिपरेशन में शुरू में ये टाइम जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है। बेसिक बुक फिजिक्स की एस सी वर्मा है, मैंने ग्रुप में सब कुछ डाला हुआ है बेटा, ठीक है, एस सी वर्मा ही है। बेसिक स्कोर ऑफ नहीं, आईआईटी जेई के बेसिस स्कोर के बेसिस पे हम लोग एमआईटी पे नहीं जा सकते बेटा, वो इस स्कोर को नहीं देखते हैं। हाँ, एक इसका भी एक पोर्शन हो सकता है जो आप बता सकते हो, अगर आप आईआईटी जेई में अच्छा करते हो तो केवल इस स्कोर के बेसिस पे नहीं जा सकते। बट हाँ, कुछ सेट के एग्जाम होते हैं और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, मतलब जैसे साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं अपने स्कूल में, उनके सर्टिफिकेट्स होंगे, स्कूल में और भी एक्टिविटीज होती रहती है, उनको भी देखा जाता है वहां पे, ठीक है। तो मतलब वहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखी जाती कुछ, लेकिन हाँ, प्रिपरेशन आपकी जो रहेगी 11th 12th में आपने जो जैसे अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, उन सब चीजों की वेटेज रहेगी ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि सैट में एक सब्जेक्ट एग्जाम भी होता है, जब आप एमआईटी वगैरह के लिए भरते हो एग्जाम, तो सब्जेक्ट एग्जाम भी होता है, उसमें ओलंपियाड का बहुत वेटेज रहता है। ओलंपियाड का एग्जाम है, केवीपीआई का एग्जाम है, इनके एग्जाम्स के काफी वेटेज रहते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हम लोग करते हुए चलेंगे रास्ते में, मतलब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी कुछ दिन तो हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस ही लगेंगी, और मतलब जैसे मेरी एक पेरेंट, डॉक्टर पेरेंट ही थे, उनसे ही बात हो रही थी, तो वही कह रहे थे कि सर, हम लोगों ने जनवरी में ही कहा था, जनवरी फरवरी में ही गवर्नमेंट से कहा था कि आप प्लीज करके ऑफलाइन क्लासेस मत खोलिए, ठीक है। हालांकि अब बहुत सारे फैक्टर हुए जिसकी वजह से कोविड इतना ज्यादा फैला है, और किसी ने ऐसा नहीं देखा था कि इतनी तेजी से फैल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, यूके का म्यूटेंट वेरिएंट भी फैल रहा है, ब्राजील का भी म्यूटेंट वेरिएंट है, और इंडिया का अपना डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी है। ये सब मिला के बहुत तेजी से फैल रहा है। मुझे लगता है अभी भी घर में, अभी भी कई सारे लोग आप में से भी बीमार होंगे, ठीक है ना, मैं तो हुई ही, ठीक है, आप लोगों में से भी कई लोग बीमार होंगे, तो थोड़ा बहुत लाइटली हम लोग कुछ दिन के लिए लेके चलेंगे, एक दो क्लास, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है पढ़ने में, या फिर कोई क्लास में वो करने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे पहले से ही इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब अगर आपको जैसे कोविड पॉजिटिव निकल आया हो, आप बीमार हो, नहीं कर पा रहे हो क्लास, तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिए। मतलब अकेले उन दिक्कतों को मत सहिए। होगा क्या उससे, मतलब होगा क्या कि अगर हो सकता है आप अगली क्लास तक बिना प्रिपेयर्ड पहुंच जाते हो, जैसे एक दिन मान लो आपको बुखार है, अगले दिन आप क्लास करने लायक स्थिति में हो, तो पहली क्लास छूटने की वजह से आपका दूसरे में लॉस ना हो, ये थोड़ा सा टेक केयर किया जा सकता है, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आपको कोई भी इशू है, कोई भी समस्या है, आप ये मुझे बता दीजिए कि आप मतलब जो भी आपको कुछ, यार देखो, केवल हमारी ही वो नहीं होती कि हम ही केवल बीमार है, फैमिली में भी अगर कई लोग बीमार हैं तो हमें भी उसकी टेक केयर करनी पड़ती है। जैसे अब फैमिली में मेरी भी, अब वाइफ को भी और मुझे, दोनों लोगों को तो ठीक ही हो गया है, टेस्ट करवाया था, दोनों लोगों का नेगेटिव ही आया है। तो ये लग रहा है कि हो सकता है इतने दिन हो गए हो इसलिए ऐसा हुआ हो, बिकॉज 1 वीक से ऊपर हो ही चुका है। अब लेकिन बच्चे की भी तबीयत खराब है, ठीक है, मेरी ट्विन डॉटर्स है, मैंने बताया हुआ है पहले भी लास्ट क्लास में भी, उसमें से एक को थोड़ा सा फीवर आ रहा है कल से, तो वी विल हैव टू बी वॉचफुल फॉर दैट, ठीक है। तो यार, सिचुएशन क्या है, सभी के घर में ऐसी ही चल रही है, जहां तक कि बच्चों ने, मेरी बच्चों से बहुत बात होती रहती है, मतलब अगर मैं कुछ नहीं भी काम कर रहा हूँ तो दिन भर व्हाट्सएप पे ही लगा रहता हूँ, जिसमें बच्चे मुझे मैसेज करके अपना मतलब दुख दर्द रोया करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन ही पूछा करते हैं, ठीक है ना। तो लगभग दिन में 24 घंटे में 18 घंटे में कांटेक्ट में रहते ही उन लोगों के, ठीक है। तो बहुत सारे जो, इवन जैसे जो अभी बच्चे 12th में गए हैं, जो 11th में नए बच्चे आए हैं, और जो पिछले साल के 12th में स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम डिले हो गए हैं, सारे ही बच्चे कांटेक्ट में। इनफैक्ट जो पहले के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी मतलब फ्रेंड्स टाइप के ही बन गए, वो भी मतलब बताया करते हैं, पूछा करते हैं कि सर क्या चल रहा है, आप कैसे हो, ठीक है। तो मतलब सिचुएशन इज ग्रिम, सभी लोग टेक केयर करिए कि घर से मत निकलिए, अभी 10-15 दिन की तो और भी बात है, अगर आप ठीक हो तो प्लीज मतलब घर से मत निकलिए, अगर आपको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा सा आइसोलेटेड ही रहिए, और मेंटली थोड़ा सा मजबूत बनिए, ठीक है। ये, और न्यूज चैनल वगैरह कतई मत देखिए इधर कुछ दिनों तक, ठीक है, घर में चलते हैं तो लोगों को देखने होते हैं, ठीक है।
तो सिचुएशन इज वेरी ग्रिम। अब अगर आप टेंशन लोगे, हमेशा कांटेक्ट में रहोगे लोगों के कि क्या हो रहा है आपके अराउंड, तो आपको टेंशन ही होगी उससे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, और किसी को कोई इशू हो, मतलब यार वो माई पैड का कुछ सुधरा, कुछ लोगों को मतलब मिलना शुरू हुआ डिजी पैक। इन्वॉल्वमेंट नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। अच्छा, अभी इन्वॉल्वमेंट नंबर नहीं जनरेट हुए। अच्छा, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू होगा फिर तो। ठीक है, यस। यस। लेकिन आप जैसे मैंने फिजिक्स का पैकेज भेज दिया है, शुरू के पहले पैकेज का ही अभी जरूरत है आपको। ठीक है, अगर आपकी बुक्स नहीं भी आ पा रही हैं, जैसे लॉकडाउन दिल्ली में लगा हुआ है लोगों, और कई सारी जगह और भी लॉकडाउन लगा ही हुआ है, लॉकडाउन जैसी ही सिचुएशन चल रही है। ठीक है, नहीं भी आप जाना चाहते हो ऑनलाइन भी, अगर आप नहीं मतलब परचेज कर पा रहे हो कि बहुत दिनों बाद आ रही है, तो आप मतलब अभी ई बुक से या पीडीएफ से काम चला लीजिए, कुछ दिन की बात है। ठीक है ना, लेकिन बी सेफ एवरीवन। ठीक है, मुझे मैं भुगत रहा हूँ तो इसलिए मैं सभी को कह रहा हूँ। ठीक है, सिचुएशन इज वेरी ग्रीन। तो हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स। ठीक है, थोड़ी सी मैं आज की क्लास भी जल्दी थोड़ी सी फिर छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी मैं मतलब आई एम नॉट परफेक्टली फिट। ठीक है, तो आगे हेडिंग डाल लीजिए फिजिक्स। फिजिक्स की क्लास, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने बातें ही करी थी, अभी भी आज भी हम लोग बातें ही करने के मूड में हैं। देखो, आदमी कष्ट में होता है, थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी होती है, लोगों को थोड़ा सा अपने मन का भी जो है ना करना चाहिए। आप लोग भी अगर कुछ इस सिचुएशन आपको कुछ लगता है तो आप मुझे मतलब मैसेज कर सकते हो, जो भी सजेशन है वो ले सकते हो। ठीक है ना, परेशान मत होइए, ये सिचुएशन ही ऐसी है कि आप लोग मतलब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने एंजॉय किया था, इस बार लोग सेल्फ लॉकडाउन में ही आ गए हैं। ठीक है, बिकॉज एवरीबडी मतलब सबकी फैमिली में, डिस्टेंट फैमिली में किसी ना किसी को दिक्कत आपको दिखाई दे ही रही होगी। नहीं तो कुछ लोगों के घर में भी होंगे लोग जिनको बुखार भी होगा तो कोविड का ही सिम्टम आ रहे होंगे। ठीक है, और इस समय जो भी टेस्ट करवा रहे हैं, गवर्नमेंट एक तो टेस्ट होने भी नहीं दे रही है इस टाइम पे, तो गवर्नमेंट ने ऐसा भी लगा लिया है, दिल्ली में तो हो ही नहीं रहे टेस्ट। कल 50,000 टेस्ट ही हुए हैं केवल। ठीक है, तो टेस्ट ही नहीं होगा तो केसेस ही नहीं आएंगे, ऐसे करके सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट हो सकता है पूरे यूनिवर्स में, मैं तो कहूंगा वो होता है फिजिक्स। देखो, मैथ्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, मैथ्स को भी मैं, ठीक है प्रशांत, ऑल द बेस्ट, गेट वेल सून बेटा। ठीक है, तो किसी को भी कोई समस्या हो यार, कोई मतलब दिक्कत हो, तो आपस में मिलके हम लोगों को इस समय को काटना है बेसिकली। ठीक है, नाउ वी आर अ फैमिली, जो भी पाणिनि 1 2 3 B1, जो भी हम लोगों की फैमिली है उसके हिसाब से चलना है हम लोगों को। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा पूछते रहिए, थोड़ा सा सपोर्टिव बनिए। ठीक है ना, तो यही टाइम है जब आप थोड़ा सा पॉजिटिव होके लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, सच दैट दे विल कम आउट ऑफ दिस। मतलब ये तो यार वंस इन अ लाइफ टाइम भी नहीं है, मतलब वंस इन अ 2 3 लाइफ टाइम है। आपके फादर मदर, आपके बाबा, उनके बाबा, हो सकता है उन्होंने भी इस तरह की दिक्कतें ना देखी हो, क्योंकि 1918 में जब स्विस स्पेनिश फ्लू हुआ था, तब इस तरह की सिचुएशन बनी थी। हालांकि डेथ रेट उससे बहुत कम है, अभी इस समय बहुत ही मतलब सिचुएशन फिर भी इतनी ज्यादा ग्रिम नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आप उसको फॉलो करते रहोगे और मेंटली अगर आप उसमें इन्वॉल्व रहोगे तो बहुत ही ज्यादा टेंशन हो सकती है, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको कोई भी मतलब सिम्टम नहीं है तो आप एकदम बंद के रहिए, थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक सुनिए, थोड़ा सा मूवीज देखिए। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स रहिए और पढ़ाई करिए। बुक्स अगर आ गई हैं तो भी सही है, नहीं बुक्स आई हैं तो आप 1 2 चैप्टर शुरू के रीड करिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं पढ़ाई में मन लग रहा है कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ ये ना हो कि आप थोड़ा डिले हो जा रहे हो। ठीक है ना, तो इस टाइम पे थोड़ा सा अपना मेंटल वेल बीइंग का भी ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आपका पढ़ाई का मन में, अब यार ऐसा हो जाता है कि आपके आसपास अगर देख रहे हो, जैसे प्रशांत ने ये भी बताया बेटा कि आपके, अब मृन अभी टेंशन मत लो बेटा, वो हो जाएगा, फेस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके अगर फैमिली में आपको
लग रहा है तो आप देखो भाई, नहीं मन लगता है अगर, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स कैसे चलता है उसके बारे में ये फिजिक्स ही बता रहा है। जैसे केमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, केमिस्ट्री में जो फिजिक्स के फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से जो किसी भी न्यूक्लियस का या एटम, किसी एटम का जो बिहेवियर होता है वो फिजिक्स के फोर्सेस की वजह से ही केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मैथ्स है, मैथ्स का जो डेवलपमेंट ही हुआ है, अधिकतर मैथ्स जो है वो सपोर्ट सिस्टम की तरह से काम करी है फिजिक्स के। जितने भी बड़े बड़े फिजिसिस्ट हुए हैं उन्होंने मैथमेटिकल फंक्शन ऐसे ऐसे डेवलप किए हैं कि वो मैथ्स के दुनिया के लिए मतलब एक तरीके से आश्चर्य है। जितने भी आप मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, वो सारे किसी ना किसी फिजिसिस्ट ने ही डेवलप किए होंगे। हाँ वंश बताओ बेटा, क्या कह रहे थे? वो सर वो गलती से हो गया था। ठीक है, ठीक है। जितने भी मैथ्स के डिफरेंट या डिफिकल्ट सब चीजों के बारे में आप पढ़ोगे कि ये, जैसे आप इवन 11th 12th में पढ़ोगे, 12th में आप पढ़ोगे जाके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यानी कि कैलकुलस जो है न्यूटन ने ही डिराइव करी थी, न्यूटन ने ही बनाई थी। फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब छोटे एलिमेंट्स लेते हैं, उन छोटे एलिमेंट्स को ऐड करके जब हम लोग चीजें देखते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मैथ्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन दोनों टॉपिक्स को बनाया खुद, मतलब खुद उसकी थ्योरी डेवलप करी। फिजिक्स में मतलब मैथ्स वाले ये नाम लेके नहीं पढ़ाते हैं कि न्यूटन ने ही बनाई थी, लेकिन हाँ अधिकतर जो मैथ्स डेवलप हुई है वो फिजिक्स के लिए ही डेवलप करी गई है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि फिजिक्स है क्या बेसिकली। हम किस चीज की बात कर रहे होंगे जब ये कहेंगे कि फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं? बताओ बेटा, व्हाट इज फिजिक्स? आप लिख दीजिए, चैट पे लिख दीजिए, दैट विल बी बेटर। व्हाट इज फिजिक्स? ठीक है, अमरेंद्र सही कह रहे हो, अंश सही कह रहे हो बेटा, वेरी गुड। हार्दिक सही कह रहे हो, जिया वेरी गुड। प्रशांत, स्टडी ऑफ एवरीथिंग इज नॉट फिजिक्स। स्टडी ऑफ मतलब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसे बुक से जैसे लिया हुआ हो गया है तो स्टीफन हॉकिंग से दिया। हाँ वही। स्टडी ऑफ नेचर, हर्षिता वेरी गुड। ईशान, स्टडी ऑफ अवर सराउंडिंग्स कह सकते हैं काफी हद तक। वी स्टडी द नेचर अराउंड अस इन फिजिक्स, वेरी गुड। अर्थर्व। प्रणव, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, ये भी सही है, थोड़ा सा ज्यादा रिफाइंड है, वेरी गुड। लेकिन ठीक है। नाइक, द रीच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर कह सकते हैं, लेकिन नेचर नेचर बहुत ज्यादा वो हो जा रहा है। नहीं, नेचर से मतलब लोग अभी ग्लोबल वार्मिंग की बात करना शुरू कर देंगे, ऐसा लग रहा है, राइट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहना चाहते थे नाइक। वंश, ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद नेचर कह सकते हैं, ये भी सही है। स्टडी ऑफ फिनोमेना मतलब किसी भी तरह के फिनोमेना को समझना जो है उसको हम लोग कह सकते हैं। अनुराग वेरी गुड, सही से कह रहे हो। मनन, स्टडी ऑफ नेचर सही कह रहे हो। फिजिक्स इज यूज्ड टू स्टडी नेचुरल फिजिकल फिनोमेना, किसला एकदम सही कह रहे हो बेटा। संभव, स्टडी ऑफ नेचर कह सकते हो। शुभांकर, स्टडी ऑफ यूनिवर्स कह सकते हैं। स्टडी ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस अभी की अगर बात करोगे तो बायोलॉजी में चले जाओगे बेटा, ठीक है। तो हाँ, लेकिन कह सकते हो हर एक चीज जो है बायो भी फिजिक्स का ही पार्ट है, एक तरीके से कह सकते हो। स्टडी ऑफ बेसिक नेचुरल फिनोमेना अराउंड अस, मानस वेरी गुड। अंश, यस वेरी गुड अंश। शुभांकर, स्टडी ऑफ एनी एक्टिविटी अकरिंग इन आवर एनवायरनमेंट, हाँ कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसकी उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कह सकते हैं फिजिक्स में आ जाएगी। समथिंग दैट डिफाइंस यूनिवर्स फ्रॉम बिग बैंग कह सकते हो अमरेंद्र, ये भी एक्चुअली में एक दूसरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स हो जाती है, एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स को कह देते हैं उसमें। मानस, बेसिक लॉजिक बिहाइंड डे टू डे फिनोमेना हैपनिंग अराउंड अस, सही कह रहे हो। कृष्णा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर फोर्सेस सच एज लाइट साउंड, वेरी गुड। ये भी मतलब थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन लगी मुझे। डेफिनेशन सभी की सही थी और सबने ही अपने अपने पर्सपेक्टिव को रखा, वेरी गुड। देखो पर्सपेक्टिव ये है कि जब हम नेचर के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं
फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब लेकिन लोग ये कहते हैं कि नेचर के बारे में स्टडी क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि क्यों कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज फिजिक्स। इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करोगे फिजिक्स है क्या, उसको सोचते हैं पहले। जैसे मान लेते हैं आजकल आईपीएल चल रहा है, आईपीएल को भी लोग गाली दे रहे हैं कि आईपीएल पता नहीं क्यों खेल रहे हैं। आईपीएल तो इस तरह से जैसे टाइटेनिक शिप जो है वो डूब रहा था, तो कुछ लोग जो है वहां पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे बेचारे, ठीक है, जिससे लोगों का ध्यान ना भंग हो, ठीक है, थोड़ा सा कामनेस बनी रहे। तो आईपीएल भी आजकल वही काम कर रहा है कि लोग शाम को कम से कम 2-3 घंटे आईपीएल देख लेते हैं, तो थोड़ा सा जो है उतनी देर तो कम से कम ये नहीं देखते हैं कि आज कितने लोगों की डेथ हुई और आज कितने केसेस आए, ठीक है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन लोगों का कितना चल रहा है, ये सब चीजें से तो देखने से तो बच ही जाते हैं। आईपीएल जैसे चल रहा है, तो आईपीएल में क्या होता है, 20-20 ओवर के 2 मैचेस होते हैं, ठीक है। एक बैटिंग मतलब पहले टॉस होता है, जो टीम टॉस जीत जाती है वो बैटिंग करेगी पहले या बॉलिंग करेगी, ये वो चूज करती है, ठीक है। बैटिंग करने जाते हैं तो बैटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कि जो बॉलर है वो पूरा हाथ घुमा के ही बॉल फेंक रहा होगा इस तरह से, ठीक है। बॉलर जो है वो बहुत उल्टी सीधी बॉल नहीं फेंकेगा, बहुत बाहर नहीं फेंकेगा जिससे बैट्समैन कहीं मार ना पाए, ठीक है। और बैट्समैन के अगर बैट में लग गई सीधे, अगर बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई बिना किसी कांटेक्ट के, तो उसको 6 रन मिल जाएंगे। अगर कांटेक्ट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में या किसी भी तरह के कांटेक्ट से बॉल अगर बाहर जाती है तो उसको 4 रन मिलेंगे, या टच भी कर जाती है तो 4 रन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूं आपको, ये रूल्स ऑफ आईपीएल है या फिर रूल्स ऑफ क्रिकेट है, सभी ने देखे हुए। कुछ लोग फुटबॉल देखते होंगे तो उसके अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग टेनिस देखते हैं तो उसके अपने रूल्स होते हैं कि इसमें 1 पॉइंट मिल जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इन सभी गेम्स को खेलने से पहले या फिर देखने से पहले हम लोगों ने कोई किताब तो नहीं पढ़ी हुई है कि क्रिकेट की कोई रूल बुक रही होगी वो हम लोग उठा के पढ़े होंगे, उसके बाद हम लोगों ने रूल्स जाने होंगे कि क्या क्या कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। ऐसा तो नहीं हुआ किसी के साथ। लोग आईपीएल सभी लोग देखते होंगे, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया कि बुक जो है कोई क्रिकेट की रूल बुक ली हुई होगी, आईसीसी की एक स्टैंडर्ड रूल बुक होती हो जिसको आप पढ़ के उसके बाद आप समझने की कोशिश करो कि हाँ अब क्या हो रहा है। हम लोग जितना भी रूल्स जानते हैं क्रिकेट के, वो सारे के सारे मैच को देख देख के ही सीखे हुए हैं, या फिर किसी ने हमें बता दिया जो पहले से मैच देख रहा है, किसी ने बुक नहीं पढ़ी हुई इसकी। कुछ रेयर इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जब जो 20-25 साल में एक बार होते हैं, और तब हमें नए रूल्स भी पता चलते हैं। जैसे अब 20-25 साल की बात छोड़ दो, अभी परसों का ही मैच था जिसमें सुपर ओवर हो गया, दोनों टीम के स्कोर जो है ना बराबर हो गया, ठीक है। तो ये रूल लोगों को पता चला कि सुपर ओवर भी हो जाता है। सुपर ओवर में फिर कई सारे रूल्स और होते हैं उसमें भी, ठीक है, कि एक ही बॉलर बॉल करेगा और ये सारी चीजें जो है तो ये सारे रूल्स किसी ने बुक से नहीं पढ़े। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मैच देखा, उसको ऑब्जर्व किया कि ये हो रहा है, किसी से पूछा, ठीक है, उन्होंने जो बताया उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसके हिसाब से समझ गया कि क्या होता है। मतलब क्रिकेट के लगभग सारे रूल्स जानते हैं हम लोग। साइंटिस्ट कम्युनिटी जो है ना वो भी ऐसे ही है। जैसे हम लोग आईपीएल में किसी टीम के फैन है, आईपीएल या क्रिकेट के फैन है हम लोग, उसी तरीके से साइंटिस्ट कम्युनिटी जो है ना वो फिजिक्स की फैन है, फैन की तरह से घूम रहे हैं। वो सारे यूनिवर्स के इवेंट्स को देखते जा रहे हैं, एक मैच की तरह से देख रहे हैं। जैसे आप मैच देख के रिलैक्स हो जाते हो ना, तो साइंटिस्ट लोग भी फिजिक्स के जो यूनिवर्स के फिनोमेना है उनको देख के रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे कहीं पे सोलर एक्लिप्स हो रहा है या लूनार एक्लिप्स हो रहा है, इसको देख के इतना खुशी होते हैं वो लोग कि मतलब आपको लगेगा कि एटलीस्ट गेट सम लाइफ, है ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये इन्हीं तरह के इवेंट्स को देख देख के, इन्हीं तरह के इवेंट्स को समझ समझ के, इसी से ही अपने आप को मतलब मैच की तरह से इसको ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग कह रहे हैं, जब नेचर के लिए हम लोग यही स्टडी करते हैं, ये मैच की तरह से नेचर को देखते जा रहे हैं और उसके रूल्स को समझते जा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स। तो बेसिकली फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम लोग लॉज ऑफ नेचर को ऑब्जर्व करते हैं और उनमें इनहेरेंट लॉज को समझने की
और उनको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंपल फिजिक्स की मैं डेफिनेशन ये बोलना चाहूंगा कि इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट about laws of nature। अब उनको आप कैसे पढ़ते हो? जितने रूल्स रूल बुक में हैं उनको आप उठा के पढ़ते हो, या फिर किसी को अगर रूल नहीं भी पता है तो आप नेचर को ऑब्जर्व करके सीखते हो, ये आपकी अपनी कहानी है। अब लॉज ऑफ नेचर को समझने के लिए हम लोगों को कुछ क्वांटिटीज समझनी होती है, जिनको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज आई कहां से, क्यों इनको फिजिकल क्वांटिटीज कह रहे हैं, और क्यों इनकी जरूरत पड़ रही है, ये हम लोग पहले सोचना चाहते हैं। अब होता क्या है, जैसे एक सिंपल सा लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, 9th क्लास में होता ही है सबके, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जैसे अगर दो पार्टिकल्स ऐसे रखे हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि r के बराबर है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है। अब ये न्यूटन ने अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया हुआ है कि दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में या किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू इन्होंने कुछ बताई। कहा कि भाई देखो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया कि G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के बराबर आ जाता है। अब ये जो m1 m2 और r है, ये क्या है, ये कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज होनी चाहिए जिनको हम कुछ नंबर की फॉर्म में दे सके। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब यह है कि फिजिक्स के लॉज को समझने में जिन क्वांटिटीज का योगदान होता है उनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स के लॉज को समझने के लिए जिन क्वांटिटीज का योगदान होता है बेटा, उनको कहा जाता है क्या, फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिक्स के लॉज क्या है, एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अगर आप देखोगे तो उसका फॉर्मूला होता है G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के बराबर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। m1 m2 हमें पता है कि ये मासेस है, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज मासेस। लेकिन ये कहीं ना कहीं से पुराने टाइम पे इस तरह से डिफाइन करे होंगे कि इस फॉर्मूले में हम रख पाए और इनको मेजर कर पाए। इन क्वांटिटीज को, जो ये m1 m2 और r है, ये मेजरेबल क्वांटिटी है क्योंकि हम किसी फॉर्मूले के टर्म में रख तो पाए, इसका नंबर तो कुछ हो। जैसे आपकी हाइट है, आपसे कोई पूछ रहा है कि आपकी हाइट क्या है, तो आप ये थोड़ी ना कह दो हम बहुत लंबे हैं। किसी की हाइट, या फिर किसी को थोड़ा सा ऐसे लगता हो कि मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, तो उससे पूछा गया भाई तुम्हारी हाइट कितनी है, वो कह देगा यार तो मेरी तो हाइट बहुत कम है, क्यों पूछ रहे हो। ऐसा नहीं करते ना, हम लोग अपनी हाइट नंबर में बताते हैं। नंबर में बताने का रीजन ये है कि क्योंकि हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं, चीजों को देखना चाहते हैं एग्जैक्ट नंबर में क्या आ रहा है। तो ये सारी चीजें जिनको आप एक किसी नंबर के टर्म में या फिर किसी ना किसी चीज के टर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, मेजर कर पा रहे हो, जिसको मेजरमेंट क्या होता है, जब हम लोग दो चीजों को कंपेयर करके कोई नंबर प्रोवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं मेजरमेंट, राइट। जैसे स्केल को बगल में रखो और आप अपने खड़े हो जाओ तो दोनों के नंबर जो है साइड में जो आएंगे उसको कहा जाता है मेजरमेंट। कौन बड़ा है कौन छोटा है, मेजरमेंट की ही हेल्प से हम लोग सभी फिजिकल क्वांटिटीज को बता पाते हैं कि ये क्वांटिटी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ठीक है, तो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स को समझने के लिए जिन क्वांटिटीज की जरूरत होती है उनको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिक्स को समझने के लिए जिन क्वांटिटीज की जरूरत होती है उनको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो आगे हेडिंग डाल लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स को समझने के लिए, या फिर इनकी बेसिक डेफिनेशन होती है कि जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो उसी से ही फिजिक्स को समझ सकते हो। जिसको मेजर करके बताया ही नहीं जा सकता है उसको हम लोग फिजिक्स में नहीं रख सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होंगी जिनको मेजर करके नहीं बताया जा सकता है,
नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, जैसे आत्मा, मन, विचार। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब है, आप इंटेलेक्चुअल थिंकिंग रखते हो या राइट विंग रखते हो, लेफ्ट विंग रखते हो, इन सब चीजों का कोई मेजरमेंट नहीं है, इन सब चीजों का कोई मेजरमेंट नहीं है। इसलिए हम लोग इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं क्या, इस तरह की क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इनसे कहीं फिजिक्स के बारे में नहीं पता चल रहा है कि आप कैसा सोच रहे हो, इससे फिजिक्स के बारे में नहीं पता चल रहा। आप क्या सोच रहे हो इससे जरूर होगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करना चाहते हो, इन सब चीजों से जरूर होगा। लेकिन आप बहुत थकान फील कर रहे हो, कि आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप बहुत डरे हुए महसूस कर रहे हो, इन सब चीजों से फिजिक्स को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अलग हटके सब्जेक्ट होता है ये। ठीक है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, राइट, और इनकी हेल्प से हम फिजिक्स को समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए, दोज क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantities. अंश एकदम सही कह रहे हो। तो ब्रेन का तो आईक्यू लेवल होता है, ब्रेन का आईक्यू लेवल होता है, ब्रेन का मतलब कितना आपका तेज ब्रेन चल रहा है या धीरे चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना आपको डर लग, वो फिजिकल क्वांटिटी की तरह से फिर भी कह सकते हो। इनफैक्ट अब तो पेन का भी मेजरमेंट होता है कि कितना पेन आपको हो रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फिजिकली। ठीक है, तो चीजों को जिसको जिसको मेजर कर पा रहे हैं उसका फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग उसको फिजिकल क्वांटिटी की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ चीजों में फिजिक्स में यूज हो भी ना हो पा रहा हो, जैसे आपकी आईक्यू है। अब आईक्यू का फिजिक्स में यूज डायरेक्ट नहीं है कि किसी फॉर्मूले में रख के हम लोग कोई फिजिक्स का लॉ समझ जाएंगे। हाँ, आईक्यू का फिजिक्स में यूज इनडायरेक्ट है, इनफैक्ट हर जगह यूज है, इनडायरेक्ट है, कि जितने ज्यादा आईक्यू के लोग फिजिक्स में आ रहे हैं उतने ही अच्छे अच्छे लॉज हम लोग बना पा रहे हैं और चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है अंश, तो ठीक है, इसको भी कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी की तरह से, समथिंग विच कैन बी मेजर्ड कैन बी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो पहले से जब सोचा गया तो होता क्या रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज जिनको जिनको मेजर किया जाता रहा उन सबको हम लोगों ने कहा कि ये तो होती है भाई देखो फिजिकल क्वांटिटीज। कई सारी चीजों को नहीं मेजर कर पा रहे थे तो उनको फिजिकल क्वांटिटी से हटा दिया गया। ठीक है, जैसे किसी भी रूम का वॉल्यूम है उसको मेजर किया जा सकता है, एरिया है कितना मेजर किया जा सकता है, आपकी स्क्रीन में से ब्राइटनेस कितनी आ रही है इस चीज को मेजर किया जा सकता है। ऐसे करते करते मतलब सारी चीजों को फिजिकली हम लोग मेजर कर पाते हैं, मतलब जितनी भी चीजों को आप देख रहे हो फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हो वो तो सब मेजर कर ही पा रहे होते हैं। बहुत ही कम चीजें बचती हैं जिनको हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे सबको मेजर किया जाने लगा तो एक समस्या और आने लग गई, हम लोग सभी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, कनिका बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है, लगभग लगभग सभी तरह की चीजों को अब हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, लगभग लगभग। ठीक है, और जिनको भी मेजर कर पा रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब जब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने लग गए, लोग आपस में बोलचाल की भाषा में यूज करने लग गए, तो भी एक समस्या आने लग गई। होता क्या था कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनको हम लोग केवल कहते थे कि भाई, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनको हम लोग केवल ऐसे कह देते थे कि जैसे आपकी मदर ने कहा कि 5 किलो आलू ले आना, ठीक है, 2 किलो एप्पल ले आना। ठीक है, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को बताने के टाइम पे हम लोगों को ये नहीं बताना पड़ा कि डायरेक्शन क्या है, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनको बताने के साथ साथ हमें यह भी बताना पड़ा कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने स्कूल वगैरह आप लोगों के शुरू हो गए, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, मैं क्योंकि एक बहुत ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हूं। शुड आई स्टार्ट विद वेक्टर और हम लोग पहले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पहले डिस्कस कर लें? वेक्टर।
क्योंकि स्कूल में लोगों ने ये पढ़ा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशंस, तो मैं मतलब यूनिट एंड डायमेंशन भी क्योंकि हम लोग के कोर्स में है, ठीक है, क्योंकि आपका पाणिनि प्रोग्राम है तो हम लोगों को वो भी करना होता है एक्चुअली में। ठीक है, अभी तक तो लोग वेक्टर के लिए कह रहे हैं। ये सब वेक्टर ही है। सब वेक्टर नहीं वो तो ठीक है। वेक्टर अरे ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, देखो आपका जो फेस प्लान है वो मैं पहले समझा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं इन्फॉर्म डिसीजन आप लोगों का लेता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों का एक तो स्कूल नॉन अटेंडिंग है, तो आपको ये नहीं पता होगा कि स्कूल में हमें क्या क्या चीजों से शुरू करनी होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हम लोग का फेस प्लान है उसके हिसाब से पहला टॉपिक जो होता है वो वेक्टर होता है, दूसरा टॉपिक जो होता है दैट इज काइनेमेटिक्स, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो होता है वो होता है लॉज ऑफ मोशन, फेज 1 में ये टॉपिक रहेंगे। फोर्थ टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। आप लोगों का वैसे जो नॉन अटेंडिंग स्कूल है तो इन बेसिक मैथ्स नहीं है क्या बेटा, बेसिक मैथ्स का पार्ट नहीं है, वो फिर मैथ्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। ये अभी लोग कह रहे हैं कि वेक्टर से शुरू करना है, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा होल्ड में करके मैं वेक्टर वाले टॉपिक से ही शुरू करता हूं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर का ही अभी पैकेज मिला हुआ है, आपके थोड़े से ओपन करने में अभी दिक्कत भी आ रही है, तो हम लोग शुरू तो वेक्टर ही करते हैं, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भी टॉपिक है एक यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। तो इसकी अलग से बुक मिली हुई है यूनिट्स एंड डायमेंशंस की पैकेज में? क्या कह रहे हो सर यूनिट्स एंड डायमेंशंस की अलग से बुक मिली हुई है पैकेज में? कि पैकेज में नहीं है इसका, क्योंकि आप लोगों को वीकेंड वाला ही पैकेज मिला हुआ है, वो बच्चे अलग स्कूल जाते हैं, ये आपको एनसीईआरटी से समझना होगा, ठीक है, ठीक है। और इसका मैं सीपीपी और मटेरियल अलग से मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन चलो मैं अभी थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, वेक्टर से ही हम लोग शुरू करते हैं, बिकॉज लोग कह भी रहे हैं कि वेक्टर ही हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है। तो चलो यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग वैसे ये पढ़ते हैं कि मतलब जो चीजें फिजिकल क्वांटिटीज है उनको मेजर कैसे किया जाता है, उनकी यूनिट्स क्या होती है। इसको मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि इसकी भी एक बार रीडिंग आप एनसीईआरटी से जरूर कर लीजिएगा, और वैसे तो इसका चैप्टर जो है एससी वर्मा में भी दिया हुआ है, उससे भी कर लीजिएगा एक बार रीडिंग, ठीक है ना। एनसीईआरटी थोड़ी सी इजी होती है तो उससे पहले करिएगा, उसके बाद फिर एससी वर्मा से। तो उसमें डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटी और उनके मेजरमेंट से रिलेटेड उनकी यूनिट्स और उनकी डायमेंशंस और उसके एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ओके सर। अब फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं ये पहले, अब हम लोग इस डिस्कशन पे थे कि जैसे अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करने लग गए, जब बातचीत करने लग गए उनकी, तो हम लोगों को ये पता चला कि भाई देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको बताने के लिए, जैसे किसी भी चीज को वेट किया उसका, जैसे मान लेते हैं जैसे फोन ही है, फोन का वेट कितना आया 150 ग्राम 170 ग्राम इस तरीके से आया, तो हम लोगों ने बता दिया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट लिया या फिर किसी की लेंथ मेजर करी, सब हम लोगों ने उसको मेजर करके उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे आप ये कह रहे हो कि 5 kg, मान लेते हैं आपके घर से कहा गया 5 kg आलू लेके आइए या फिर 2 kg एप्पल लेके आइए, तो ये जो हम लोग नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं दीज आर कॉल्ड मैग्नीट्यूड, इनके टर्म में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कुछ नंबर्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि वहीं पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनमें ये केवल नंबर बता देने से काम नहीं चल रहा था, लोगों के मन में फिर भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें अभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। जैसे आपके घर में कहा गया कि 5 किलो आलू लेके आओ, तो आपने ऐसा नहीं कि फिर और इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश करी कि और क्या चाहिए और क्या है, आपने
आपको बस पैसे दे दिए गए थोड़े से ज्यादा, इससे आप खुशी खुशी गए और 5 किलो आलू लेके आ गए, ठीक है। बाकी पैसों की बात ना करो तो आप खुश हो, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। लेकिन कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की भी जरूरत थी। वो क्या हुई, वो कैसे? जैसे मैंने ये कहा कि मैं 5 मीटर चला हूं, ठीक है ना, मैं अपनी जगह से 5 मीटर हट गया हूं। तो जैसे ही अगर आप ये सुनोगे कि मैं अपनी जगह से 5 मीटर हट गया हूं, तो आप पहले तो चेक करोगे कैमरे में ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। फिर कैमरे में अगर दिख रहे हैं तो आपको पता ही चल जाएगा कि यहीं से पीछे कहीं गए होंगे, ठीक है। अगर कैमरे में नहीं दिख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि कहां गए, किस डायरेक्शन में मूव करें। अगर 5 मीटर में ऊपर की ओर चला जाऊंगा तो यार भगवान को ही प्यारे हो गए, 5 मीटर नीचे की ओर चले जाएंगे तो भी यार जमीन पे जा रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। 5 मीटर राइट लेफ्ट इस तरह से जाते हैं, तो डिपेंड करेगा कि कौन सी वॉल आ रही है, कहाँ पे किधर जा रहे हैं, किधर डोर खोला होगा, किधर बालकनी में गए, किधर गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको पूरी तरह से केवल एक नंबर से 5 किलो 2 किलो 100 मीटर इस तरह से नहीं बताया जा सकता है। उसको बताने के लिए आपको डायरेक्शन भी बतानी चाहिए। मैं 5 मीटर गया हूं, हाँ मैं इधर बाहर रूम के बाहर चला गया हूं 5 मीटर, ये अगर मैं जब तक नहीं बताता हूं तब तक कोई चीज मुझे समझ में नहीं आएगी, तब तक वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। अब जैसे मैं ये कहूं कि ये जैसे फोन है, इस पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 10 न्यूटन का फोर्स अगर मैंने ऊपर की ओर लगाया तो ठीक है, ये ऊपर उठा, और अगर नीचे की ओर लगा दिया तो ये टेबल से टकरा के फ्लोर पे गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो आपके मन में हमेशा एक क्वेश्चन आएगा कि फोर्स मैंने किधर की ओर लगाया है, क्योंकि जिधर फोर्स लगाऊंगा उधर जाएगा, उसके हिसाब से आगे फर्दर इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, है ना। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको बताने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक ही चीज की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की, नंबर की, कि 2 kg है 5 kg है, इस चीज की ही केवल जरूरत होती है। और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको बताने के लिए जब तक हम पूरी कहानी नहीं बताएंगे कि कितना और किधर गए हो, कितना और किधर फोर्स लगाया है, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो चीज क्या है ना। कहीं पे जैसे जैसे मान लेते हैं तूफान आने वाला है, हमें पता है कि सपोज हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर कोई जगह है, वहां पे तूफान आया हुआ है, वहां पे कोई रिलेटिव रहते हैं आपके, फोन पे बात हुई कि यहाँ पे बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, तो मतलब लोगों के घर ही उखड़ गए, तो आप डर जाओगे। आप फिर उससे बचने के लिए अपने घर में कुछ प्रयास करने की कोशिश करोगे, आप स्पीड पूछोगे उसकी कि हवाएं कितनी तेज चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि 200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, ठीक है। तो आपने सोचा आप 100 किलोमीटर उनके यहाँ से है, आधे घंटे में यहाँ पे तूफान पहुंचने वाला है, पता चला तूफान आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि तूफान की डायरेक्शन दूसरी तरफ थी, है कि नहीं। तो ये जो डायरेक्शन है उसका भी सेंस हमें लेके चलना पड़ता है। अपने जीवन को जीने के लिए कई सारी चीजों में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आप ये कह दो, अभी अभी के टाइम पे कह दोगे तो फिर घर वाले परेशान ही हो जाएंगे। आप कह दो कि मैं 2 किलोमीटर जा रहा हूँ, मैं 2 किलोमीटर जा रहा हूँ कहीं, तो घर वालों के दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है 2 किलोमीटर कहाँ जा रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, पागल तो नहीं हो गया भाई, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन का सेंस है ना, नॉर्मली घर वाले तो आपके चिंतावश ही कह रहे हैं, ठीक है, कि आप सेफ हो कि नहीं हो, लेकिन ये जो डायरेक्शन का सेंस है, जब फिजिक्स आप पढ़ोगे तो कई सारी चीजों में आपको ये डायरेक्शन का सेंस हमेशा आएगा ही आएगा। जब आपको वो चीज बताई जाएगी तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में इनकम्प्लीट है, अभी पूरी चीज नहीं पता चली है। और कुछ जगह नहीं लगेगा ऐसा, जैसे 5 किलो आलू लाने में नहीं लग रहा है और 5 मीटर मूव हो जाने में ये लग रहा है कि कहां जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि इससे हम ये कह सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पे 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर किया जाता है। एक जिनके साथ डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, उनको एक नंबर या मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, जैसे ये 5 kg लिखा हुआ है उससे। और दूसरा, जिनके साथ डायरेक्शन का सेंस होता है और उनको केवल मैग्नीट्यूड बता के आप कहानी नहीं समझ में आती। वहां पे तूफान 200 किलोमीटर पर घंटे से चल रहा था, 100 किलोमीटर दूर वो कभी गया ही नहीं,
इसका रीजन केवल यही हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो अलग होगी। तो अगर आप किसी से पूछोगे कि तूफान आ रहा है, तो आप उससे ये भी पूछोगे कि हवा की डायरेक्शन किधर है भाई, किधर जा रहा है ये तो बता दो, है ना, जिससे हमें ये पता चले कि हम सेफ हैं कि नहीं है। अभी तक हम लोगों ने अपने जीवन में ये जो डायरेक्शन वाली बात पूछी है, ये आउट ऑफ कंसर्न ही पूछी हुई है, समझ लो। अभी तक हमने जीवन में अपने जो डायरेक्शन वाली बात पूछी हुई है, ये आउट ऑफ कंसर्न ही पूछी हुई है। लेकिन फिजिक्स में अब पढ़ते हुए अब आप कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन वाली बात भी पूछने लग जाओगे, क्योंकि हमें तब तक इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिलेगी जब तक कि हमें पूरी तरह से डायरेक्शन सही सही नहीं पता चलेगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिक्स में पढ़ने के लिए हम लोग दो तरह की क्वांटिटीज में डिवाइड करते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये दो तरह की क्वांटिटीज में डिवाइड करी जाती है। एक क्वांटिटीज होती है स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। एक क्वांटिटीज होती है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। एक एक करके हम लोग इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी तरह से हमें यह बताने की जरूरत नहीं होती कि डायरेक्शन क्या है। उनको केवल और केवल मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस तरह की क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, इस तरह की क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लीजिए स्केलर क्वांटिटीज, फिर इसमें डेफिनेशन इसमें लिखते जाइए। फिजिकल क्वांटिटीज physical quantities which need only magnitude for representation are called scalar quantities। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड ही केवल रिक्वायर्ड होता है, या उनको चाहिए होती है केवल मैग्नीट्यूड की वैल्यू, उनको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन for these quantities। ठीक है, किसी भी तरह की हाँ बेटा जिया बताओ क्या कह रहे थे। अच्छा ठीक है, तो किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब एग्जांपल बताना शुरू करो कि कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर मास, mass, time, length, यस, वॉल्यूम,
करंट, एनर्जी, वर्क, स्पीड, एक एक करके लिखते जाते हैं। मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। हाँ, इसके बाद मास, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, स्पीड, टेम्परेचर और डिस्टेंस, वॉल्यूम, वॉल्यूम, डिस्टेंस, डिस्टेंस, स्पीड, स्पीड भी हो ही गया, ठीक है। और करंट, करंट, वर्क, एनर्जी, luminous intensity, यस, वर्क, एनर्जी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अगर तो एक ही डायरेक्शन में चलता है तो वो स्केलर क्वांटिटी कैसे होगी? करंट, करंट की भी बात, क्या टाइम को कह रहा हूँ? टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग बेटा टाइम जो है ना, एज सच ये नहीं कहते हैं जैसे 11 बजे हुए उस टाइम को ना लेके हम लोग बेसिकली टाइम इंटरवल को लेते हैं। जब टाइम इंटरवल को लिया जाता है तो उसमें एज सच डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे 11 बजे भी अगर हम लोग कह रहे हैं, कोई भी टाइम कह रहे हैं, तो वो बेसिकली पिछले रात के 12 बजे से लेके अभी तक के टाइम डिफरेंस को ही बता रहा है ना। तो जब हम लोग टाइम की बात करते हैं ना, तो टाइम डिफरेंस से मतलब होता है हमारा, इस वजह से थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। और सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है जैसे आपकी स्क्रीन है, उसकी ब्राइटनेस कितनी ज्यादा है उससे आपकी आंखों पे क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब जो ब्राइटनेस कितनी ज्यादा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटिटी होती है, यूनिट होती है, उसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सर मोल भी स्केलर क्वांटिटी है? क्या बेटा? मोल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, यस। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग हो गया यार, थोड़ा आसान बताओ। जैसे रेजिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, पावर, पावर भी एक स्केलर ही क्वांटिटी है। हाँ अनुराग बताओ, कुछ याद आ रहा है? वोल्टेज, स्पीड हो गया बेटा अथर। और बताओ यार, और कोई स्केलर क्वांटिटी? सर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, एकदम सही। सर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। और कोई स्केलर क्वांटिटी? सर डेंसिटी, एरिया, क्या एरिया को थोड़ा सा मैं हटा के भी बात करूं, क्या वो बताया था बेटा आपने कंदन? सर डेंसिटी, हाँ, डेंसिटी कह सकते हैं। सर प्रेशर, प्रेशर, सही कह रहे हो। thrust, थ्रस्ट, थ्रस्ट वैसे प्रेशर ही होता है, थ्रस्ट सर का ही नाम होता है दूसरा। सर और thrust तो फोर्स को नहीं कहते हैं, क्या बेटा? रेसिस्टेंस सर, वो नहीं कहते थ्रस्ट को। हाँ वही, थ्रस्ट फोर्स को भी कहते हैं, इस वजह से थ्रस्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वैसे अगर हम लोग बात करें तो थ्रस्ट को अधिकतर प्रेशर की तरह से सोचते हैं, है ना। तो so power, पावर, हाँ पावर भी है। इसमें okay, एरिया power, क्यों नहीं power, आएगा? क्या बेटा? अरे Sir, एरिया क्यों नहीं आएगा? एरिया की भी बात करते हैं, 2 मिनट और बताइए। सर वेट, heat produced, लेंथ, हीट कह सकते हैं। सर प्रेशर में तो हमें डायरेक्शन की नीड नहीं होगी कि किस डायरेक्शन में हम प्रेशर दे रहे हैं। नहीं, प्रेशर एक्चुअली में चारों तरफ से सेम लगता है। जैसे अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको लग रहा है तो वो चारों तरफ से लग रहा है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। जो चीज चारों तरफ से आ रही होती है उसको डायरेक्शन में की नीड उसमें नहीं होती है। हाँ मनन बताओ बेटा।
तो होगा अननोन सर। रेडियन। क्या? सर अभी पूछ लिया सर, वो डाउट था सर। अच्छा ठीक है। सर वेट। Weight. Weight is not a scalar quantity. It is a vector quantity actually. एंगल। क्या बेटा? आवाज तुम्हारी नहीं आ रही है। अननोन एंगल। अननोन एंगल, कोई एंगल मानेंगे वो भी कह सकते हैं, सही कह रहे हो, ठीक है। इसी में एक टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइनाइट एंगल्स जो होते हैं वो उनको हम लोग कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटीज है। चार्ज, वेरी गुड संभव, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी की तरह से ट्रीट करते हैं हम लोग। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी की तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन एरिया जो होता है उसको हम लोग कई जगह वेक्टर की तरह से भी ट्रीट करते हैं। सही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होता है? जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा तो देखो आपने अभी उतना पढ़ा नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन चैप्टर में यूज होता है, ठीक है। जब हम इनर्शिया की बात करते हैं तो वो तो मास ही हो जाता है, तो उसको तो दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। वही इनर्शिया जो होता है, वही 3 तरह का इनर्शिया जो कहते हैं ना, वो अलग अलग चीजें नहीं, वो सेम ही होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। और ये तब आता है जब जैसे ऑब्जेक्ट को चला रहे हो आप या मूवमेंट को चेंज कर रहे हो, तो उसमें मास आएगा या इनर्शिया आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा किसी को घुमाने के लिए जितना हमें लगाना पड़ेगा, जितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, जितना घुमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है हर्षिता, ये एकदम सही कह रहे हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दोनों सेम ही चीज होती है, तो वो स्केलर क्वांटिटी की तरह से ही आ जाते हैं, सही। हीट एनर्जी, हर्षिता एकदम सही, हीट एनर्जी। पर इसके अंदर न्यूमरल्स भी तो आएंगे ना सारे। हाँ, सारे न्यूमरल्स भी आ जाएंगे। सारे न्यूमरल्स नहीं, वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए तब आएंगे, समझो ना। किसी भी नंबर को आप लिख दोगे तो वो दैट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट शुड रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। जैसे फ्लक्स, हम लोग 2 फ्लक्स हमारे कोर्स में आएंगे। एक आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, 2 तरह के फ्लक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ जी है बेटा, सही कह रहे हो। लेंथ और डिस्टेंस हम लोग लगभग सेम ही मान रहे हैं। सर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी सही कह रहे हो। देखो एनर्जी में, देखो ये जो वर्क होता है या फिर जो एनर्जी होती है, ये सारी चीजें सेम ही होती है। तो अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसी में ही सब कुछ आ जाता है, ठीक है। वर्क जो होता है या फिर मैं कहूँ एनर्जी, ये दोनों सेम ही चीज होती है। तो एनर्जी की बात करते हैं तो उसी में एनर्जी, हर एक तरह की एनर्जी जो है ना वो सेम ही चीज होती है, सेम ही फिजिकल क्वांटिटी होती है एक्चुअली में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कहें, पोटेंशियल एनर्जी कहें, हीट एनर्जी कहें, या फिर सिंपली वर्क कह रहा हूं, सब चीजें सेम ही होती हैं, ठीक है। तो ये सारी क्वांटिटीज जैसे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स ही पढ़ा हुआ है लोगों ने कि कितनी फील्ड लाइंस जा रही होती हैं, इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यही होता है लगभग। तो जब स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है, उनको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। हाँ, अगर लोगों ने जरूर ऐसा देखा होगा कि कुछ जैसे करंट है, ठीक है, या फिर प्रेशर है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं जिनमें डायरेक्शन का सेंस होता है। प्रेशर तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ही होता है। अब फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया को डिवाइड करोगे तो उसमें से हमेशा एक वेक्टर ही आनी चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रेशर जो है वो हर तरफ से लग रहा होता है, और जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपकी बॉडी में हर डायरेक्शन से लग रहा है, तो एक कोई डायरेक्शन नहीं उसकी फिक्स। और किसी भी पॉइंट पे जब प्रेशर की बात करते हैं तो हर डायरेक्शन से उतनी ही वैल्यू लग रही होती है। तो ये जो प्रेशर होता है ना, इसकी खुद की डायरेक्शन नहीं होती है,
ये किस पे डिपेंड करता है? जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पे। ये जैसे ऑब्जेक्ट है, इस पे अब बाहर से प्रेशर लग रहा है तो उसका फोर्स हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं, खुद के प्रेशर का कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ बताओ बेटा क्या कह रहे थे? सर करंट अगर स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे? क्यों, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? सर मैग्नेटिक फील्ड तो करंट से ही प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड करंट से प्रोड्यूस होता है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट से प्रोड्यूस होता है तो वो दोनों स्केलर ही होंगे। किसी एक चीज से प्रोड्यूस होने वाली दूसरी चीज जो है वो स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। सच है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आप किसी स्पीड से दौड़ते जा रहे हो, ठीक है ना, तो आप जो जितना पूरा चले हो उसको डिस्टेंस में भी देख सकते हो और डिस्प्लेसमेंट में भी देख सकते हो। तो जो रिजल्ट हुआ है वो डिस्टेंस में भी जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट में भी जा सकता है। ठीक है, और हाँ ऐसे ही इस जैसे एक सेकंड, हाँ यार 1 मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा इमरजेंसी है। मैं 2 मिनट का ब्रेक मैं दे रहा हूँ, अभी क्लास चल रही है, ठीक है ना। आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए, फिर से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। नहीं, चोरी का मार गया। ओह माय गॉड। देखो मनन,
ऐसा जरूरी नहीं है। देखो अर्थ जैसे फोर्स लगा रही है हर जगह, तो फोर्स की प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई है। अर्थ के फोर्स की प्रॉपर्टी अलग है कि उसकी डायरेक्शन अलग अलग है। फोर्स इस तरह से नहीं डिफाइन किया गया है। जबकि प्रेशर में, प्रेशर एक ही पॉइंट पे हर डायरेक्शन में अलग अलग होता है, जबकि एक ही पॉइंट पे फोर्स हर डायरेक्शन में अलग अलग नहीं होता है। मतलब फोर्स को आप हर डायरेक्शन में नहीं ले सकते सेम। ओके सर, थैंक यू। ग्रेविटी में आप क्या देख रहे हो अथर्व, उसको आप देख कहोगे कि स्केलर है कि वेक्टर है। केवल टर्म ग्रेविटी जो होता है ना, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो केवल ग्रेविटी कोई चीज नहीं बताता है। ग्रेविटी में क्या चीज, ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स कि क्या, वो हम लोग कहेंगे कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। हाँ कनन, पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है सर टॉर्क होता है या टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी की तरह से ले सकते हैं। सर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ कह सकते हो, वो स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे है, और क्या बताया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैलोरीज, ठीक है। करंट पे भी बात करते हैं, तो ये दो चीजें हैं जिनमें थोड़ा सा इशू रहता है। जैसे हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, करंट को थोड़ी देर बाद और प्रेशर को अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इनफैक्ट करंट और प्रेशर दोनों को मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ, पहले थोड़ा सा वेक्टर तक पहुंच जाए हम लोग। अब जैसे स्केलर क्वांटिटीज है, इनको रिप्रेजेंट जब हम लोग करते हैं तो एक फिजिकल क्वांटिटी से, एक चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड से, है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड जो होता है, जैसे हम लोग 5 kg मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, 5 मीटर किसी की लेंथ लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो n इंटू यू के बराबर होता है, जिसमें स्मॉल n क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है, एक यूनिट। यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड जो हम लोग लेते हैं उसको कहा जाता है यूनिट। ठीक है बेटा, तो n इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज अ यूनिट। ठीक है, फाइनाइट एंगल जो होते हैं, मतलब जो एंगल जैसे 45 डिग्री, 50 डिग्री, 25 डिग्री, ये जो फाइनाइट वैल्यूज आती है इनको कहते हैं फाइनाइट एंगल्स, या फिर सिंपल एंगल्स कह सकते हो। जो बहुत ही छोटे एंगल होते हैं, जैसे 0.00001 डिग्री या फिर इससे भी छोटे एंगल, इनको कहा जाता है इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एंगल्स, और ये वेक्टर की तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जैसे स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड दो चीजों को रिप्रेजेंट कंटेन करता है, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। ठीक है, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, जितने टाइम आपको कोई यूनिट दोहरानी पड़ती है किसी की भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैग्नीट्यूड है, अब किसी का 5 kg मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, तो हमने एक स्टैंडर्ड माना kg, और kg को 5 बार जब रखा होगा तब हमें 5 kg मिला। ऐसे ही मीटर एक स्टैंडर्ड माना हुआ है, मीटर को जब हमने 5 बार रखा होगा तब 5 मीटर की लेंथ मिली हमें, है ना। तो इस यूनिट को, एक स्टैंडर्ड को जितने बार रखते हैं हम लोग, जितने बार रखने पे वो चीज ऑब्टेन होती है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। जितने बार रखने पे उस फिजिकल क्वांटिटी तक पहुंच पाते हैं उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू।
अगर हम ऐसा करें यहीं पे कि यूनिट को कम करें, सपोज अगर मैं इसी को मिलीमीटर में लिखने लग जाऊं तो 5000 मिलीमीटर हो जाएगा, ये 5 मीटर है ना। क्या फिजिकल क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ा 5 मीटर और 5000 मिलीमीटर में? क्या फिजिकल क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ा? ठीक है, नो सर। अगर मैं छोटी यूनिट ले लेता हूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी लेकिन फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं n विल बी प्रोपोर्शनल टू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। देख लो बेटा, कोई डाउट हो उसमें बता दो। ठीक है, ये सभी चीजें सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। एक लाइन यहां पे लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी remains constant, remains constant For any physical quantity remains constant. Hence, when unit is increased, hence the numerical value small n, hence the numerical value small n is inversely proportional to the unit. Hence the numerical value small n is inversely proportional to the unit. सर एक बार रिपीट कर दो सेंटेंस। The value of magnitude for any physical quantity, the value of magnitude for any physical quantity remains constant, remains constant. Hence, the numerical value is inversely proportional to, hence the numerical value is inversely proportional to the unit. सर मतलब एक बार फिर समझा दीजिए ना। क्या चीज, किस चीज को बेटा? इसी को, जैसे जो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट का मतलब। ठीक है, देखो अगर आप यूनिट छोटी कर दोगे, यूनिट छोटी करने का मतलब ये है कि जैसे 5 kg था, ठीक है, अगर मैं केजी की जगह यूनिट क्या ले लूं, मिलीग्राम ले लूं या फिर ग्राम ले लूं, तो उसी चीज को मेजर करने के लिए मुझे 5000 बार उसको ग्राम को लिखना पड़ेगा। क्यों? यस सर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कितने बार उस यूनिट को रिपीट कर रहे हो। तो अगर आप छोटी कर दोगे तो रिपीटिशन बढ़ जाएगा, है ना। अगर और आप, सर यस सर, ये समझ गया सर, जो एनयू लिखे हैं मतलब न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को, और सर जिसका यूनिट नहीं होगा उसको क्या लिखेंगे, जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं होता है। देखो जिसमें यूनिट नहीं है तो वहां आप यूनिट चेंज भी नहीं कर सकते, क्या कहते हो? यस सर। है ना। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका कोई यूनिट नहीं तो यूनिट चेंज भी नहीं कर सकते। तो वो कहेंगे, अगर वहां पे भी कह देंगे तो कोई, क्योंकि यूनिट आप बढ़ा कम तो कर नहीं पाओगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही रहेगी, ठीक है ना। बाकी दुनिया में एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन जो है इनका कोई यूज ही नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके सर। है ना। तो सभी में एक तरीके से एप्लीकेबल हो जा रहा है, वहां पे गलत नहीं हो रहा है। अगर हम ये लिख देते हैं यूनिट को, तो जब आप कम करोगे बढ़ाओ उल्टा होना चाहिए, बस, है कि नहीं? व्योम एक्सटेंड कर रहे हो कि रिमूव करो ग्रुप से? अथर्व नहीं आ तो बकवास क्यों करा, फिर तुम्हें इसमें बताओ मेरे को जरा। क्या कर रहा है, क्या हो गया बेटा? अथर्व
अथर्व बेटा ये सब आगे से नहीं होना चाहिए. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक टू योर पेरेंट्स टुडे. ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप नहीं आ पाओगे. हाँ दर्शित बताओ. बेटा ये आपकी आवाज नहीं आ रही दर्शित, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बोल रहे हो. सर अब आ रही है? हाँ सर जो अभी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बताया था वो एक बार बता दो वापस. ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो n इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट तो होती नहीं है, तो वहां पे जब आप लिखोगे ना न्यूमेरिकल वैल्यू को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, तो यूनिट को चेंज तो कर ही नहीं पाओगे ना आप सर. तो उस केस में ये फॉर्मूला एज सच वैलिड नहीं है, लेकिन इनवैलिड भी नहीं है. कोई ऐसा तो नहीं है कि उल्टा हो रहा है कि नहीं? नो सर. वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है, बस यही कह रहे हैं. ठीक है सर, पेरेंट्स से आप बात कराओगे तभी आप कल आओगे, कल की क्लास में अटेंड कर पाओगे. ठीक है, ठीक है सर. हाँ सर मैग्नीट्यूड की डिफाइन मतलब वही हो गई ना कि द नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन पुट द यूनिट. कह सकते हो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन. ओके सर. यूनिट तो हो गया 5 kg, 5 हो गया यूनिट और kg हो गया, सॉरी 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और kg हो गया यूनिट. ठीक है, दोनों को मिला के टोटल कहा जाता है मैग्नीट्यूड. अब हम लोग आते हैं दूसरे तरह की फिजिकल क्वांटिटीज पे, वेक्टर क्वांटिटीज पे. ठीक है, आगे हेडिंग डाल लीजिए वेक्टर्स. व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर्स के बारे में बताइए अब. The quantity Those quantities magnitude and which direction both. both direction. ठीक है Sir, and follows laws of vector addition. ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम लोग डायरेक्शन और एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों के हेल्प से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. अगर कोई भी एक चीज कम हो जाएगी, अब मैग्नीट्यूड कम कर दोगे तो भी हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, केवल डायरेक्शन का कुछ नहीं कर सकते, और डायरेक्शन अगर कम कर दोगे तो भी उसकी रिप्रेजेंटेशन अधूरी हो जाएगी. तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर्स. ठीक है, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be represented by direction as well as magnitude. ठीक है, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर्स. ठीक है, तो आगे डेफिनेशन की लिख लीजिए. टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, Can you repeat the definition? हाँ वही रिपीट लिख ही रहा हूं बेटा मैं. टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स we have to specify magnitude as well as direction. We have to specify magnitude as well as direction. ठीक है, तो दोनों की हेल्प होगी तभी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए. एक बहुत अच्छा पॉइंट भी बताया था, इसके साथ साथ एक पॉइंट और बताया था किसी ने, फिर से रिपीट करना है यार. क्या बताया था? That follows वेरी गुड सभी लोग. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए. ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड ऑल्सो फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. स्पेशल वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करें और साथ ही साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों. इस तरह की ही फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी से रिलेट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी की तरह से मानते हैं.
अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं, एग्जाम्पल्स करना शुरू करते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट उसके अंदर जब फोर्स आता है तो उससे नहीं होगा फिर वो। आता है, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू कि ये ऐसे तो ये नंबर हो गया, जैसे 2 है, 2 क्या है, ना कोई स्केलर में कह सकते हैं ना कुछ वेक्टर को कह सकते हैं। ऐसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो खुद अकेला कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। ओके। उस वो स्केलर या वेक्टर में नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। वेक्टर लॉ पे आएंगे बेटा हार्दिक, अभी आ रहा है क्या होता है उस पर भी आते हैं, ठीक है। एरिया आप आगे पढ़ोगे, एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की तरह से ट्रीट करते हैं यहां पे। अगला आता है टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, सर ये आपने एरिया के बाद क्या लिखा है? टॉर्क, TORQUE। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस ऑफ gyration, रेडियस ऑफ जायरेशन इज अ स्केलर क्वांटिटी। मोमेंटम हो गया। इसी तरह से एक क्वांटिटी आती है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ग्रेविटी एक फिनोमेना का नाम है। ग्रेविटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ग्रेविटी एक पूरे चैप्टर का नाम है। तो उस ग्रेविटी में आप क्या निकालना चाहते हो वो डिपेंड करेगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टेंशन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। टेंशन एक फोर्स की तरह से बिहेव करेगा तो वेक्टर होगी, है ना। टेंशन एक फोर्स ही है, तो फोर्स हम लोगों ने वेक्टर लिख लिया तो वो एक वेक्टर ही हो गया एक तरीके से। तो परमिटिविटी ये होगा क्या नहीं होगा? क्या बेटा? परमिटिविटी नहीं बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया था अभी थोड़ी देर पहले किसी ने। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज आल्सो अ वेक्टर मोमेंट। सर लिख लिया। अच्छा लिख लिया, कहाँ? अच्छा लिख लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख लिया। इसी तरह से एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सर जैसे प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की सेम होते तो प्लैंक कांस्टेंट होगा? नहीं बेटा, वो एंगुलर मोमेंटम वो अलग तरीके से फॉर्मूले को डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो सर इसमें एंगुलर इंपल्स तो हो सकता है फिर? एंगुलर इंपल्स भी हो सकता है, वेरी गुड। और क्या? देखो हम लोग यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, फिजिकल कांस्टेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। दोस आर फिजिकल कांस्टेंट्स नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। वेट यहाँ पे, हाँ वेरी गुड हर्षिता, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। हम लोग वैसे तो वेट को जैसे 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg जो भी वेट होता है उसके हिसाब से मान लेते हैं। बट वेट जो होता है ना, अर्थ की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको कहा जाता है। तो वेट एक्चुअली में फोर्स है, वो मास नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई वेट पूछता है तो m/g के बराबर होता है, मतलब g यानी कि 9.8 से अपने मास को मल्टीप्लाई करके बताओगे तो वो कहा जाएगा कि वेट है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट कह सकते हो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। सॉरी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक सेकेंड,
हाँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है यार, हम लोग की कोर्स में नहीं है ये, जो कोर्स में उन्हीं पे ही लेके चलते हैं, ठीक है। और बताओ, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, ये इनमें डायरेक्शन का भी सेंस होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी तेजी से आप चल रहे हो, किधर की ओर जा रहे हो, इसके साथ आप बताओगे तो कहेंगे कि ये वेलोसिटी है। +20 मीटर पर सेकेंड, -20 मीटर पर सेकेंड जब लिखते हैं तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट, किधर की ओर जा रहे हो, कितना डिस्प्लेस कर रहे हो, उसको कहा जाता है। फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, किधर की ओर लगा रहे हैं ये भी बताना होता है। मोमेंटम, जो भी मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, उसमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। एरिया, इसमें भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी। एरिया मतलब कि आप कैसा एरिया बना रहे हो, इस तरह का एरिया बना रहे हो कि वर्टिकल एरिया बना रहे हो, उससे पता चलेगा कि एरिया कैसा है एक्चुअली में, ठीक है। इस चीज को एरिया रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन, ये भी डायरेक्शन के साथ आएगा। टॉर्क, टॉर्क होता है किसी चीज को रोटेट करना। अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं या ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो दो अलग अलग डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन का सेंस हो गया। डोर आप ओपन कर रहे हो तो अलग तरीके से रोटेट कर रहे हो, अलग डायरेक्शन में, जब आप क्लोज कर रहे हो तो अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो। तो ये जो टॉर्क है ये अलग अलग हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड में भी डायरेक्शन बताना जरूरी है। एंगुलर मोमेंटम में भी डायरेक्शन बताना जरूरी है, मोमेंटम की तरह से ही होता है। घूमने वाला जो मोमेंटम होता है उसको एंगुलर मोमेंटम कह देते हैं। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, कितना चेंज आया है, तो अगर मोमेंटम वेक्टर है तो उसका चेंज भी वेक्टर होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंगुलर इंपल्स, वेट, वेट भी एक फोर्स होता है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके हिसाब से कहते हैं। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज है। इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आपको हमेशा लिखनी चाहिए, या फिर इनहेरेंटली हमें पता होनी चाहिए एटलीस्ट डायरेक्शन। मतलब ठीक है आपने नहीं लिखी कभी कि क्योंकि वो इतना एविडेंट था कि सबको पता है डायरेक्शन किधर है, इसलिए नहीं लिखी। लेकिन अगर कुछ भी उसमें अगर बताना है, पूरा कंप्लीटली बताना है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि डायरेक्शन वहां पे हमें पता होनी चाहिए। अब लोगों का जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अब आ रहा है वो ये आ रहा है, व्हाट आर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कैसे दूसरी चीजों से जो स्केलर लॉज है उनसे अलग होते हैं, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। यहाँ पे एक सिचुएशन पे जाते हैं, जैसे मान लेते हैं एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैंने राइट साइड में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और लेफ्ट साइड में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो दोनों अगर फोर्स मैं एक साथ लगाऊंगा तो ब्लॉक किधर जाएगा बताओ? एक ही जगह रहेगा। एक ही जगह रहेगा। सर एक ही जगह रहेगा। मतलब क्या है कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0 न्यूटन है ना। इस पे नेट फोर्स इसका मतलब है 0 की बराबर लग रहा था, ठीक है। अगर मैं केवल इनमें से एक ही फोर्स लगाता, या फिर ऐसे कहता कि केवल ये वाला फोर्स लग रहा है तो इधर जाता, केवल ये वाला फोर्स लग रहा होता इधर वाला, केवल ये वाला फोर्स लग रहा होता तो इधर जाता, ये हमारा पक्का था, ठीक है। लेकिन अगर दोनों लगा दिए तो ये कहीं नहीं जा रहा है, ये रेस्ट पे आ जा रहा है। इसको हम लोग कह रहे हैं कि इस पे नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। अच्छा, अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स एक इधर लगाऊं और इधर ही की ओर दूसरा भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो किधर जाएगा? तो उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन में जाएगा, है ना, उसी डायरेक्शन में जाएगा, डबल हो जाएगा फोर्स, है कि नहीं? लग रहा है ना मुझे। तो एफ नेट की वैल्यू में 4 न्यूटन के बराबर जी सर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसी ब्लॉक पे एक फोर्स तो राइट साइड में लगा रहा हूं 2 न्यूटन का, और एक फोर्स लगा रहा हूं नीचे की ओर 2 न्यूटन का, सर 2√2 2√2 सर 2√2 है वो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं 2√2 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। तो मैं वही 2 न्यूटन के 2 फोर्स लगा रहा हूं, और एक केस में, पहले वाले केस में 0 आ रहा है उसका आंसर, दूसरे वाले केस में ऐड करके 4 हो जा रहा है, और तीसरे वाले केस में ऐड करके 2√2 आ जा रहा है। जबकि स्केलर में क्या होता था, अगर 2 + 2 ऐड करोगे तो हमेशा 4 आता था, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता था, डायरेक्शन से आंसर चेंज नहीं होता था। इस तरह के लॉस को, जब 2 + 2 का कोई भरोसा ही ना रहे, इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ये बना लीजिए सभी लोग।
बन गया। जब 2+2 का कोई भरोसा ही ना रहे, ऐसे लॉस को जिसमें डायरेक्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि 2+2 हम लोग कितना लिखेंगे, इस तरह के सम को हम लोग कहते हैं वेक्टर सम या वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ठीक है, तो इसमें एक दो लाइन पहले लिख लीजिए। इन वेक्टर्स, सर एक बार वापस करना, आपने क्या कहा अभी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन? देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 और 2 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2+2 कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है दोनों न्यूटन को फोर्स को ऐड करने पे। यहाँ पे जब मैं 2+2 को ऐड कर रहा हूं तो इसमें वैल्यू आ रही है 4 न्यूटन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जब मैं यहाँ पे 2+2 को ऐड कर रहा हूं तो ये वैल्यू आ रही है 2√2। जब दो न्यूटन के दो फोर्स को ऐड करने पे वैल्यू अलग अलग आए डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन, तो इस तरह के केस को हम लोग कहते हैं वेक्टर लॉस। इस तरह के एडिशन को हम लोग कहते हैं वेक्टर लॉस। जब डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होके आंसर चेंज हो जाए, 2+2 का भी, मतलब सिंपल सी चीज है 2+2, और उसका भी आंसर डायरेक्शन पे डिपेंड कर जाए, तो इसका मतलब है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर लॉस। ठीक है, तो एक दो लाइन बस इसमें लिख लीजिए। इन वेक्टर्स वेक्टर्स 2+2 can be 0, 2√2 or 4 depending upon direction, depending upon the direction। ठीक है, अब ये जो वेक्टर लॉज होते हैं ये नॉर्मल 2+2 पे जो स्केलर लॉ होते हैं उस पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ज्योमेट्री पे। तो वेक्टर लॉज are based on laws of geometry। वेक्टर लॉज जो है वो लॉज ऑफ ज्योमेट्री पे बेस्ड होते हैं, सिंपल नहीं होते हैं इस तरह से। ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि किधर की ओर डायरेक्शन है, क्या किधर की ओर लग रहा है फोर्स, उससे हम लोग कहेंगे कि वेक्टर लॉज जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ लोगों ने पूछा हुआ है कि प्रेशर और उसकी बात करते हैं। ये वेक्टर लॉस तो सबको समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए। चलो सर इसमें लॉज ऑफ ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? लॉज ऑफ ज्योमेट्री का मतलब हुआ कि जैसे ट्रायंगल बनता है, रेक्टेंगल बनते हैं, तो जो ज्योमेट्री में आप पढ़ते हो ना, एंगुलर बाइसेक्टर में आ जाएगा, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, या फिर मतलब किसी भी तरह के ट्रायंगल के बारे में देखते हैं, पॉलीगन होते हैं। तो पॉलीगन की अगर इतनी है, तीसरी कैसे आएगी? ट्रायंगल की दो साइड अगर इतनी इतनी और इस एंगल पे है तो तीसरी कैसे आएगी? इस चीज को रिप्रेजेंट करना जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ ज्योमेट्री। ओके सर। लॉज, इन लॉज पे डिपेंड करेगी ये सब चीजें। ठीक है, दूसरा आता है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, फिर डिस्कशन हम लोग का एक रह गया था कि करंट और प्रेशर ये दोनों वेक्टर्स क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं करंट की। देखो जो वेक्टर लॉज होते हैं वो डायरेक्शन के हिसाब से उनका आंसर जो है वो अलग अलग आता है। ठीक है, लेकिन करंट के केस में क्या होता है कि डायरेक्शन के हिसाब से आंसर अलग अलग नहीं आता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये दो वायर्स ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, और इधर करंट फ्लो होके तीसरे में ऐसे जा रही है। यहां से 2 एम्पियर करंट आई और यहां से 3 एम्पियर करंट आई, दोनों ऐड होके यहां से कितनी जा रही होगी? 5 एम्पियर करंट जा रही होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस तरह से सोचूं कि यहां से 2 एम्पियर करंट आ रही है और यहां से 3 एम्पियर करंट आ रही है, इन दोनों को ऐड करके अभी भी यहां पे 5 एम्पियर करंट जा रही है, तो इसमें डायरेक्शन तो है करंट में डायरेक्शन होते हुए भी ये ऐड कैसे हो रहा है? स्केलर की तरह से ऐड हो रहा है। 2+3 तो किया है ना हम लोगों ने दोनों केसेस में, तो इसमें डायरेक्शन का
सेंस तो है लेकिन डायरेक्शन का कोई यूज नहीं हो रहा है। ऐड हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि 2 आया, इधर से 3 आया, दोनों को ऐड करके 5 कर दिया, इधर से 3 आया, इधर 2 चला गया, तो कितना बचा? 1 बचा। ये तो स्केलर हुआ ना, ये कोई वेक्टर थोड़ी ना हुआ, ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी थोड़ी ना होगी बेटा। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ द करंट। एडिशन ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड डायरेक्शन ऑफ करंट, इस वजह से ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए उसकी डिपेंडेंसी नहीं आ पा रही है। ठीक है, ऐसे ही प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर जो होता है ना, एक अलग ही तरह की क्वांटिटी होती है और अलग ही तरह से बिहेव करती है। प्रेशर जैसे मान लेते हैं, प्रेशर किस तरह से डिफाइन किया जाता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। अब प्रेशर के साथ क्या टेंशन है, क्या दिक्कत है कि फोर्स भी एक वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है, और वेक्टर का डिवीजन डिफाइंड ही नहीं होता है। एक्चुअली में ये फॉर्मूला ही ऐसे देखना गलत है। हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये जब लिखते हैं तो फिर भी सही है, ठीक है ना। तो फोर्स को प्रेशर से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रेशर को फोर्स से कैलकुलेट करना थोड़ा सा गलत हो जाता है। मतलब हमें ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए कायदे से, और ये वैल्यू वाइज है, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया एक तरीके से कहा जाए तो। मैग्नीट्यूड ही हम लोग प्रेशर का निकाल रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रेशर एक्चुअली में जब पास्कल लॉ आप पढ़ते हो तो उसमें ये भी ये होता है कि प्रेशर की जो डायरेक्शन होती है फ्लूइड में, आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो कि हर एक डायरेक्शन में सेम होती है, जबकि फोर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। फोर्स अलग तरीके से बिहेव करता है, तो इसका मतलब है वेक्टर्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं और प्रेशर अलग तरीके से बिहेव करता है। इस वजह से प्रेशर को हम लोग वेक्टर की तरह से नहीं मानते। ठीक है ना। हम लोग और जो भी हमारे कोर्स में वेक्टर की तरह से नहीं बिहेव करते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं? ये स्केलर है भाई साहब। ठीक है, देख लो बेटा, कोई डाउट हो उसे बता दो। ये चीजें सभी को समझ में आती है। प्रेशर जो होगा उसके रेस लेना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है वो। क्या बेटा? प्रेशर सर जैसे जो प्रेशर होएगा वो स्केलर क्वांटिटी इसलिए होएगा ना क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। नहीं, फोर्स एक्चुअली में एक ही में आ रहा है। प्रेशर मतलब प्रेशर को जिधर एक्ट करवाना चाहोगे वहां पे कर रहा है, जिधर आप मान लोगे उधर आ रहा है। सर मतलब हर डायरेक्शन सेम जगह पे ही आ रहा है ना। वही वही। और फोर्स में अलग अलग जाएगा, अलग अलग तरीके से हो जाएगा। सही कह रहे हो। ओके सर। ठीक है, ठीक है। बाकी फिर चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब नया टॉपिक हम लोग मुझे शुरू करना है, तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। वैसे भी थोड़ा सा लेट भी हो गया। ठीक है, कल की क्लास जो है वो अपने टाइम पे ही होगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।